Good morning to my dear students. Welcome back to Atmaya Green School, Jai Swami Narayan. Today, start with Standard 7th, History, Lesson 5, Rulers and Buildings. Yesterday we had completed up till page number 64. Okay, today we will start with page 65. Okay, we start with page number 65. As each new dynasty came to power, हमारा जो एंशंट टाइम का एरा था वो बहुत सारे डायनेस्टी रूल करके गए हैं. बहुत सारे डायनेस्टीज़ रूल किया, वो हार गए या मर गए या उनके आगे उनके डिसेंडेंट्स नहीं थे या उनके आगे चिल्ड्रन, तो वो वहीं पे वो डायनेस्टी ख़त्म हो गई. तो सो मैनी डायनेस्टी केम टू पावर. किंग्स वांटेड टू एम्फसाइज देयर मॉरल राइट्स टू बी रूलर्स. जो उस वक्त के राजा थे वो चाहते थे बस हमारा एम्पायर बढ़ता जाए और हम सालों साल राज करते जाए, राजा बनते जाए, रूलर बनते जाए, मतलब रूल करते जाए अपने राज्य को. कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change. ओके, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एंशंट टाइम में कोई भी डायनेस्टी आई, उन्होंने एक ना एक रिलीजियस प्लेस तो बनाया ही है, चाहे टेम्पल हो, चाहे मॉस्क हो, मतलब और भी कुछ भी, या कुछ और कोई गॉड का हो, everyone, because they wanted to be very close to God. और इतने ह्यूज बनाते थे, मतलब वो अपनी मतलब वो तारीफ भी पाते थे, इसलिए ह्यूज बना ताकि आसपास के कह सके गांव या दूर दूर के शहर कि ये महाराज ने तो इतना बड़ा टेम्पल बनाया है, ये महाराज ने तो इससे भी बड़ा बनाया. यानी उस टाइम एक कंपटीशन हुआ करती थी कि सबसे अच्छा किसका है. क्यों? क्योंकि वो इसलिए बनाते थे, एक तो ठीक है तारीफ पाने के लिए, दूसरा कि दे वांटेड टू बी वेरी क्लोज टू गॉड. वो वहाँ पे सिर्फ अपने परिवार के साथ ही जाते थे उस मंदिर के अंदर. दैट इज दे यूज्ड टू गो ओनली विद द फैमिली मेम्बर्स. कोई भी ओकेजन होता था, एनीथिंग दे सेलिब्रेट देयर विद द फैमिली. बाहर के वालों को अलाउड नहीं किया जाता था. स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज. जिस हिसाब से चेंज आज तो बहुत ज़्यादा हो गया है, पर पहले भी एरा बीता गया तो लोगों को भी उस एरे के साथ चलना पड़ता था. रूलर्स पॉलिटिकल चेंज यानी कि उस टाइम तो पॉलिटिक्स यानी आपस में पॉलिटिक्स होती थी, है ना. जैसे मैंने आपको बताया कि एक राजा ने मंदिर बनाया तो दूसरा राजा उससे भी बड़ा मंदिर बनाएगा. पॉलिटिकल, दैट इज पॉलिटिक्स. Rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their realm. जो ये रूलर्स थे वो मतलब काफ़ी मतलब कि पैट्रोनेज ऑफर करते थे, यानी जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो लर्नड मैन थे उनको वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे. उनके इनफैक्ट मतलब उनको आदर सम्मान से अपने पास बिठाते थे. ओके, उनको जिस की ज़रूरत है वो उन्हें बस दे दिया करते थे. ओके, एंड राइट टू ट्रांसफॉर्म. और उस टाइम के जो रूलर्स थे ना, जैसे आपने अभी ये पीछे देखा राजा देवराय, कैसे उन्होंने अपना नाम भी भगवान से लिया है. क्यों? ताकि वो भगवान के एकदम क्लोज रहना चाहते थे. और पहले के रूलर्स थे ना, आप ये देखो तुगलक वगैरह है ना, ये तुगलक एक प्लेस है दिल्ली आने से पहले, तुगलक स्टेशन है, वहाँ पे ये महाराज राज किया करता था, अपने ज़माने की बात थी. सो ऐसे ही उस टाइम के जितने भी महाराज राजा महाराजा थे वो अपने नाम से अपने कैपिटल सिटी का भी नाम रखा करते थे ताकि आने वाली जनरेशन उनको उनकी हिस्ट्री को याद कर सके. जैसे अभी मैंने आपको तुगलक बोला, तो तुगलक तो स्टेशन है, तो उससे हमें तुगलक की हिस्ट्री याद आ जाती है, राइट. सो ऐसे ही उस टाइम वो सिटीज़, अपने टाउन, शहर अपने अपने नाम से बनाते थे, भगवान के नाम से, ताकि लोग सालों मतलब जनरेशन टू जनरेशन उन्हें वो याद करे, कोई भूले नहीं. एंड ब्रॉट फ्रेम टू देयर रूल एंड देयर रील,
कि वो महाराज थे, क्या महाराज थे, क्या रूलर था उनका। उस टाइम पे लोगों ने जैसे कहा जाता है ना गुप्ता पीरियड एक सोने की चिड़िया थी। गुप्ता पीरियड को आज भी याद किया जाता है क्योंकि गुप्ता पीरियड के टाइम में लोगों ने बहुत एंजॉय किया अपनी लाइफ को, फ्लरिशली प्रिविलेज से अपनी लाइफ को एंजॉय किया हुआ है। It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty. मतलब कि एक महाराज अगर किसी राज्य को रूल करता है तो उसकी आने वाली जनरेशन्स भी रूल करेगी। ऑब्वियस है, महाराज का बेटा, फिर वो महाराज बना, फिर उसका बेटा, फिर वो महाराज बना, फिर उसका बेटा। would be age of plenty when the heavens would not withhold rain. Not that rain, ये एक proverb है कि जब तक चलता जा तब तक वो डायनेस्टी खत्म नहीं होती है, तब तक उनका राज्य चलता जाएगा। At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly placed. और उस समय उससे भी ज़्यादा तारीफ तब होती थी जब महाराज बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स, टैंक्स बनाते थे पानी स्टोर करने के लिए। और पानी तो हमारी प्राइमरी नीड है, और अगर प्रजा खुश है कि हमारे पास हमारे महाराज ने हमें पानी की भी इतनी सहूलत दी, हमारे गांव में, हमारे शहर में बिल्कुल पानी की कमी नहीं, तो उससे भी ज़्यादा तारीफ होती थी महाराज की कि क्या महाराज है, देखो इन्हें अपनी राज्य की कितनी चिंता है, लोगों की कितनी चिंता है। पानी तक का उन्होंने रिजर्वॉयर्स, टैंक्स बनाए हैं। मतलब कितने दयावान राज्य है कि वो खुद ही नहीं, आसपास के गांव को भी पानी से मतलब पानी से बेहाल नहीं करना चाहते थे कि कोई लोग पानी के मोहताज नहीं रहे। राइट? सुल्तान इल्तुतमिश won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi Kuhna. It was called the Qaus-e-Sultani or the King's Reservoir. और जब ये महाराज उस टाइम के बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनाते थे तो बहुत दूर दूर तक उनकी मतलब कि नाम, उनकी फेम, उनकी बातें होती थी कि क्या महाराज है, देखो इन्होंने इतने बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनाए हैं। अभी हमारे भी बनते हैं, लेकिन हमारी तो पूरी गवर्नमेंट मिलके बनती, इसलिए हमें कोई न्यू नहीं लगता है। लेकिन उस टाइम के महाराज जब बड़े बड़े टैंक्स और रिजर्वॉयर्स बनाते थे तो लोग तारीफ करते थे उस महाराज की। मतलब लोग ब्लेसिंग्स देते थे कि महाराज ने मतलब हमें पानी की कमी नहीं होने दी है। तो ऐसा ही एक सुल्तान इल्तुतमिश ने एक लार्ज रिजर्वॉयर बनाया था दिल्ली के बाहर, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, और उनकी यूनिवर्सल उनकी तारीफ हुई थी, पूरी यूनिवर्सल। कैन यू फाइंड इट ऑन मैप 1 इन चैप्टर 3? ओके, चलो देखते हैं। वी गो टू चैप्टर 3 मैप 1। कम ऑन एवरीवन, गो टू चैप्टर 3, विल सी मैप 1। चैप्टर 3 मैप 1, यस, सी यू कैन सी, ये देखो, हाँ यस, उसके अंदर है, देखो दिल्ली एक खुना, यहाँ पे बनाया था, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली के बाहर, यहाँ पे उन्होंने बनाया था ये रिजर्वॉयर, बहुत बड़ा इस मैप के अंदर है। यस, पेज नंबर लेसन 3, पेज 30, पेज 30, यू कैन सी दिस मैप। Often constructed tanks and reservoirs, big and small, for the use by ordinary people. तभी के महाराज मतलब बनाया करते थे वो लोग छोटे छोटे टैंक्स, रिजर्वॉयर्स, ऑर्डिनरी पीपल के लिए वो बनते ही रहते थे। Sometimes these tanks and reservoirs were part of a temple. और कई बार जो ये बड़े बड़े रिजर्वॉयर बने हैं, ये बाद में यहाँ पे टेम्पल, जैसे यू कैन सी ऑन ये फिगर आप देख सकते हो, फिगर 8, दिस इज गोल्डन टेम्पल, हरमंदर साहिब, अमृतसर, विद द होली सरोवर टैंक इन अमृतसर। ये तो पानी था ही, मतलब कि जैसे इन्होंने बनाया था रिजर्वॉयर, बट ये टेम्पल बाद में बनाया गया, दैट इज गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल, जिसे पंजाबी लोग हरमंदर साहिब जी कहते हैं। ओके, नोट द स्मॉल टैंक इन द जामी मस्जिद, वहाँ पे भी है, इन फिगर नंबर 7, सी ऑन पेज नंबर 64, प्लान ऑफ द जामी मस्जिद बिल्ड बाय शाहजहान इन हिज न्यू कैपिटल एट शाहजहानाबाद इन 1650 to 56। देखो बीच में दिख रहा है आपको? नो, बीच में नहीं है शायद, कहाँ पे है?
वहीं पे है, यू कैन सी देयर। हाँ बीच में ही है, यस बीच में ही है, स्मॉल टैंक दिख रहा है ना आपको, यस। बिल्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यू कैपिटल ऑफ एट शाहजहानाबाद, जब उन्होंने शाहजहानाबाद बनाया तो उसमें ये बनाया था। और गुरुद्वारा यू कैन सी ऑन फिगर 8 पेज नंबर 65, अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रेगेशन फॉर सिख। व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड? मतलब उस जमाने में टेम्पल्स, टैंक्स, रिजर्वायर्स ये बहुत ज्यादा मेन बात थी। जिस राजा ने ये बनाया समझो उसकी पूरी जगह तारीफ ही तारीफ होती रही, और उनके ऊपर हिस्ट्री लिखी गई थी। सो व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड? बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट द डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। एक तो उस टाइम के राजा महाराजा टेम्पल्स बनाते थे, एक तो ये वो दिखाना चाहते थे कि हम भगवान के कितने ज़्यादा करीब हैं। ऑब्वियस है, जो भगवान के बहुत करीब होता है वही अपने घर के अंदर मंदिर, टेम्पल या मंदिर बनवाता है। जो भगवान के बिल्कुल करीब हो वही बनवाता है। या तो फिर अपनी पावर और पैसा, कि मेरे बहुत जिनके पास है, बस ये तीन चीज़, दैट इज डिवोशन टू गॉड, पावर एंड द वेल्थ। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम, दे ऑफन टारगेटेड दिस बिल्डिंग्स। और ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। जब इनके बीच में आपस में कोई जंग छिड़ती थी ना, तो ये लोग सबसे पहले टेम्पल, टैंक, रिजर्वर को अपना टारगेट बनाते थे। In the early 9th century, when the Pandyan king Sri Mara, Sri Vallabha invaded Sri Lanka, okay, जब भी अर्ली 9th सेंचुरी में जब पंडियन किंग श्री मरा ने, दैट इज श्री वल्लभा, उन्होंने जब श्रीलंका को जीता, मतलब श्रीलंका पे हमला किया और डिफीटेड द किंग, Sena I, the Buddhist monk, and Chronicle Dhammakiti noted, he removed all the valuables. The statue of Buddha made entirely of gold in the jewel place, and the golden images in the various monasteries, all these he seized. Okay, that is, जब भी पंडियन किंग श्रीमना, जब उसने श्रीलंकन पे इन्वेट किया और डिफीट किया और श्रीलंकन के किंग को डिफीट कर दिया, सेना वन, वो कौन थे? बुद्धिस्ट मॉन्क, और उनके पहले गुरु धम्माकित्ती नोटेड, उन्होंने देखा कि श्रीलंका को पता था हम हार जाएंगे। उन्होंने पहले ही अपने यहाँ के सारे ज्वेल्स, गोल्डन इमेजेस जो उस मोनास्ट्रीज में थी, okay, all these he seized. The blow to the pride of the Sinhalese rulers had to be avenged, and the next Sinhali ruler Sena II ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. Okay, और उसके बाद जो ये सिन्हलीज रूलर्स थे, इन्होंने ऑर्डर किया अपने जनरल को कि अब दूसरा हमारा इन्वेजन होगा मदुराई, वो द कैपिटल ऑफ पंड्यास। द बुद्धिस्ट chronicler noted that the expedition यानी खोज, किसी चीज़ की खोज, made us, जैसे समुंदर के नीचे की, उसको भी expedition कहते हैं, समुंदर का रास्ते की खोज, वो भी expedition था। that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha। और बुद्धिस्ट क्रॉनिकल यानी जो बुद्धिस्ट के पहले जो लोग थे जो इस दौर पे थे, उन्होंने ये खोज निकाली थी कि कहाँ पे वो गोल्ड स्टैचू ऑफ बुद्धा की छुपाई गई थी। सिमिलरली इन द अर्ली 17th century, when the Chola king राजेंद्र वन, चोला डायनेस्टी, कौन थे महाराज? राजेंद्र वन, built a Shiva temple in his capital, he filled it, उस टेम्पल को prized statues seized, और उसने जो डिफीट किए थे ना, जितने भी रूलर्स डिफीट किए थे ना, रूलर्स को डिफीट करने के बाद
उनके मंदिरों को मैंने आपको बोला टारगेट बनाया करते थे, और उस टाइम पे मंदिरों में तो बड़ी बड़ी सोने की मूर्तियाँ, बहुत कुछ जो होता था। तो ये जो थे ना चोला डायनेस्टी जिन्होंने शिवा टेम्पल बनाया था, उसके अंदर जितने भी टाउन शहर को, महाराज को हरा के इन्होंने जो जीता था राजेंद्र वन ने, वो सारे महंगे स्टैचूज गोल्ड के, वो सब उस मंदिर के अंदर थे। एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड अ सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्यास। मतलब क्या क्या है देखो, अ सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्या डायनेस्टी जो उन्होंने जीता, गणेशा स्टैचू एंड द सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, ये सब कुछ जिन शहरों को इन्होंने जीता था उनके टेम्पल्स में से ले लेकर, क्योंकि शहर को जीतना यानी सब कुछ उनका हो गया ना, तो वो छीनकर उन्होंने इस मंदिर में रखा। शिवा टेम्पल राजेंद्र वन ने, चोला डायनेस्टी के किंग ने। दादी को पराठे की तकर okay, and a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairavi, a form of Shiva, and Bhairavi from the Kalingas of Orissa, and a Kali statue from the Palace of Bengal. मतलब ये जिन भी चीज़ों को इन्होंने इन्वेट किया है, ये सारी वैल्यूबल्स लाके उन्होंने अपने मंदिर में रखी हुई थी। सुल्तान महमूद of Ghazni was a temporary of Rajendra I. During his campaigns in the subcontinent, he attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. जो सुल्तान महमूद थे गजनी के, वॉज अ कंटेम्पररी, वो राजेंद्र वन के बोलते ना राइट हैंड थे। ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सब कॉन्टिनेंट्स, जब वो मतलब कि जंग पे निकले थे और आने वाले सारे मतलब कि शहरों को डिफीट करते हुए वो बढ़ते जा रहे थे, उन्होंने बहुत महाराजों को हरा दिया, उनके सारी वेल्थ को लूट लिया, स्पेशली जो उनके मंदिरों में आइडल्स थी गॉड्स एंड गॉडेसेस की, उनको भी। सुल्तान महमूद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। उस टाइम में सुल्तान महमूद का बहुत ज़्यादा नाम पॉपुलर नहीं था, कई लोग तो जानते भी नहीं थे। लेकिन जब इन्होंने इतने सारे टेम्पल्स को जीता, तब स्पेशली सोमनाथ टेम्पल, ही ट्राई टू विन क्रेडिट, और मतलब कि इस्लाम में वो हीरो माने गए थे। Credit great hero of Islam in the political culture of the Middle Ages. Most rulers, okay, मतलब मिडल एजेस यानी मेडिवल पीरियड में ये बात थी कि most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship and defeating rulers. बस इसके बाद तो फिर लोगों का तरीका आ गया, बस लोग यही करते थे कि उनको हराते थे, डिफीट करते थे, और उनके सारे यानी वर्शिप टेम्पल्स वगैरह का सबको, आइडल्स वगैरह, उनके वेल्थ सब लूट लेते थे। इन वॉट वेज डू यू थिंक द पॉलिसीज ऑफ राजेंद्र वन एंड महमूद ऑफ गजनी वर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम्स? हाउ वर द एक्शंस ऑफ द टू रूलर्स डिफरेंट? दैट इज ओके, that is a question, ये तो पूछा गया है। You can see on this एक कॉर्नर में फिगर 9 है, मुगल शहर बाग्स, मुगल शहर बाग्स, द शहर बाग इन हुमायूंस टूम्ब। आपने कभी देखा है वो आगरा का ये ताजमहल, कितना बड़ा पहले गार्डन है, उसके बाद जाके अंदर जाके ताजमहल है, कितना ब्यूटीफुल है। Then terraced Sheher Bagh at Shalimar Gardens, Kashmir, 1620 to 1634. With the Sheher Bagh adapted as a riverfront garden at the Lal Mahal Bari. मतलब बाग होते थे बड़े बड़े, नदी होती थी आसपास, ओके, एक बहुत मतलब कि प्लानिंग से ये सब कुछ बनाते थे। मतलब उस टाइम में ये पॉलिटिकल था एक, कि बाग, देन शहर, ये सब कोई मतलब एक था, राइट। देन गार्डन्स, टूम्स एंड फोर्ट्स। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। मुगल के राज में आर्किटेक्चर और भी कॉम्प्लेक्स होता गया।
मतलब कि लोग और ज़्यादा बड़ा बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन उनको वो कारीगर नहीं मिलते थे, वो स्किल पर्सन, वो टैलेंटेड पर्सन नहीं मिलते थे. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art, architecture. In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens placed with rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. ओके ओके, दैट इज उस टाइम के ये जितने भी मुगल राज थे ना, मुगल राज थे ना, वो लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर के बहुत ज़्यादा कीन थे, इंटरेस्ट थे. ओके, एंड दीज मतलब बहुत, और वो चाहते थे बस हमारा मतलब खुला खुला गार्डन होना चाहिए उनके आसपास, ऊंची ऊंची दीवारें और 4 क्वार्टर्स में आर्टिफिशियल चैनल्स. यानी यू कैन सी कितने, देखो यू कैन सी दिस फिगर 10 और ये भी देखो फिगर 11, कितना आगे कितना एरिया खुला है, और गार्डन्स एंड ऑल दैट. दैट इज इन 1590 पेंटिंग ऑफ बाबर supervising workers laying out a Sheher Bagh in Kabul. Note how the interesting channels on the path create the characteristics Sheher Bagh design. Okay, that is you can see on figure 10. Then see this figure 11. Tomb of Humayun, constructed between 1562 and 1571. कैन यू सी द वाटर चैनल्स? आपको दिख रहे हैं ये वाटर चैनल्स, बीच में वाटर गार्डन और बीच में ऐसी चैनल्स बनाते थे, ऐसे बीच में पानी की चैनल्स. देयर वर सेवरल इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स रीन. अकबर के राज में तो बहुत आर्किटेक्चरल इनोवेशंस थे. एवरी टाइम कुछ ना कुछ न्यू इनोवेटिव आइडिया होता था. For inspiration, Akbar's architects turned to the tombs of his ancient. देखा आप यू कैन सी फिगर 11, टूम्ब ऐसे करके ऊपर दिख रहा है व्हाइट कलर का, दैट इज टूम्ब. ये आप ज़्यादातर आप मुगल डायनेस्टी के ये जितने भी फोर्ट्स वह सब देखोगे ना, सब में टूम्ब है ऑलवेज. आप ताजमहल में भी देखना बहुत बड़ा टूम्ब है. ऑफ हिज सेंट्रल एंशिएंट एंसेस्टर्स, तिमूर, मैंने आपको बताया था ना, फादर के साइड का तिमूर था डिसेंडेंट्स, और जंगेज खान मदर के साइड का. द सेंट्रल टावरिंग डूम बीच का एंड द टॉल गेटवे पिश्ताक बिकम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. बस उस के बाद से मुगल डायनेस्टी का यही डिजाइन होता था, आर्किटेक्चर, आर्ट, ऑलवेज आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल ये देखा गया था पहली बार हुमायूं की टूम में. The tomb was placed in the center of a huge formal Sheher Bagh and built in the tradition known as 8 paradises. यानी उसके हर तरफ के दरवाजे थे. कहते हैं ना कि भगवान के घर, when you go to God's place there are many doors. Okay, lots of doors are there. कि गॉड इज हमेशा सेंटर में रखे जाते हैं और हर तरफ आने के रास्ते होते हैं भगवान के घर में, है ना. इंसानों के घर में या एक या दो रास्ता होगा, लेकिन भगवान इज ऑलवेज इन द सेंटर, और देयर आर मेनी डोर्स आउटसाइड टू एंटर. The tomb was placed in the central of a huge formal Sheher Bagh and built in the tradition known as 8 paradises or hushed behist, a central hall surrounded by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone edged with white marble. Okay, जो उनके उस टाइम में जो tombs बनते थे, they used to use that marble stone, they were fabulous. मतलब वो उस टाइम की जो आर्किटेक्चर, आर्ट, वो मतलब कि that is the heritage that we see now. Okay, that are so many heritages, वो तो अभी काफ़ी तो destroy हो चुके हैं, destruct हो चुके हैं. Okay, but since very few other that we can, once you visit to Mysore, you can see many forts, many such
टूम्स आपको बहुत देखने को मिलेगा वंस यू विजिट मैसूर. यू कैन सी सच टूम्स देयर. It was during Shah Jahan's reign, यानी उनका जब राज था, that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. और शाहजहां के टाइम तक तो और भी ग्रैंड हो गया, और भी ग्रैंड, ह्यूज, एकदम वास्ट चीजें बनने लग गई. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. आप दिल्ली के जितने भी प्लेसेस देखोगे, हेरिटेज प्लेसेस, और सब शाहजहां के है. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज ताजमहल ऑफ आगरा. ओके, उससे देखकर आपको पता चलता होगा, मतलब ये ताजमहल को देखकर आपको पता चलता होगा कि उनके टाइम का राज्य क्या होता होगा, क्या आलीशान वक्त उन्होंने बिताया है अपने टाइम पे, किसी चीज की कमी नहीं, एंजॉयमेंट. Right? So it was during Shah Jahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand, ये जो भी है grand चीजें बनने लग गई थी. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. The ceremonial halls of public and private audience, that is Diwane Khas Oam, were carefully planned, placed within a large courtyard. These courts were also described as Chihil Sutun और 40 pillared halls. इनमें पता नहीं कितने पिलर्स लगे होते हैं, ओके, कितनी बीम्स लगी होती है, कितने सारे रूम्स होते हैं, और जो मेन सेरेमोनियल हॉल होता है वो तो बहुत ही वास्ट होता है, बहुत ह्यूज होता है. ओके, इट वाज huge. That is, it was grand. Right? Shah Jahan's audience halls was specially constructed to resemble a mosque, where lots of mass people can go there और वो pray कर सकते हैं. The pedestal, that is walking, on which this throne was placed, was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims as prayer. मतलब सीधा जब वो डायरेक्शन जाए आगे, उनका वो जो किबला, वो प्रेयर सेंटर होता है. Since everybody faced that direction when court was in session, the idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architectural features. मतलब कि इनको देखकर, ये ग्रैंड चीज़ों को देखकर लगता होगा कि ये भगवान के कितने करीब है, कि इवन गॉड इज ब्लेस्ड, उनकी ब्लेसिंग्स है इनके साथ, कि अपने टाइम पे क्या टाइम था इनका. मतलब ये जब ऐसी हेरिटेजेस बना सकते तो ये अपना इनका लिविंग कैसा होगा. सो इट वाज माय, दिस इज ऑल, मतलब एकदम ये हिस्ट्री है टू के, ये उनके टाइम का. दैट इज मुगल डायनेस्टी वाज टू रिच, बहुत, इट वाज अ ब्यूटीफुल डायनेस्टी. राइट, दिस मुगल, चल जा, ओके, that is Mughal rulers और उनके buildings. Either you can say tomb, you can say mosque, you can say temples, you can say palaces, you can say tanks, reservoirs, everything, all these are included in this buildings. तो उस वक्त के rulers and buildings. Okay, so I hope in my previous class you had आपने जो मैंने जहाँ तक explain किया था आपने उसे read किया है. Please students read the lesson twice, thrice. Okay, and now I had explained from page number 65. So you just read this, okay, twice, thrice you read this. और जो साइड के पिक्चर्स होते हैं ना, उसे भी आप देखो, okay, उसे आप देखो, उसकी भी हिस्ट्री यू रीड इट. मैंने तो आपको अभी लेसन के साथ में I had explained you everything, but you also go through such, okay. By tomorrow, by Monday, I will finish this lesson and I will discuss its question answers. Okay, so up till 68, that is this third paragraph I had explained. Okay, now I will continue this in my next class. Okay, and probably by Monday I will finish this lesson. I will discuss its question answers. So for you, your homework is read the text.
As much as you read the text, the more you will do your MCQs very positively. Okay, so 68, this last 2 lines यहाँ से I have to continue. Okay, just you also read and I will complete by Monday, right? Okay, so with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.